The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन नहीं ऐसा नहीं है, सब में आएगा। कंट्रोल 8 होगा, सब में होगा। 2014 है ना? काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कुछ ऑप्शंस काम नहीं करते हैं तो मैं इसका लेटेस्ट वाला वर्जन का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी, जी प्रीति, कुछ लास्ट क्लास में से कोई डाउट रहा? ठीक है, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट क्लास? नहीं सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस करा था लास्ट टाइम हमने। अब बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे चीज़ों को डिज़ाइन करना सिस्टमेटिक वे में, एक कॉन्सेप्ट के साथ विद स्टैंडर्ड डायमेंशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वास्तु। हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ड्राइंग को बनाना। प्लानिंग क्या है? कोई कहता है प्लानिंग क्लाइंट की नीड को कंप्लीट उसकी बेसिस पर डिज़ाइन करना, कोई कहता है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि एक एरिया में स्टैंडर्ड साइजेस पे चीज़ों को ड्रॉ करना। प्लानिंग जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग का अगर हम एक एक्चुअल मीनिंग निकालें, प्लानिंग इज अ क्रिएटिविटी ऑफ योर माइंड। एक क्रिएटिविटी है, एक कल्पना, एक सोच है आपके दिमाग की कि आप चीज़ों को कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। कि अगर आपको कोई एरिया मिलता है 500, 600 या 1000 स्क्वायर फीट का, तो आपके माइंड में एट ए टाइम आप सारी चीज़ें डिज़ाइन कर लो, उसको कहते हैं प्लानिंग। लेकिन आज के टाइम में ये वर्ड एक बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। अब प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? पुराने क्लाइंट की फ़ाइल निकालो, नए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अब ये हो गया है प्लानिंग का एक्चुअल मीनिंग, कॉपी एंड पेस्ट। वैसे प्लानिंग में आपको हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप बेडरूम के साइज़ ले रहे हो, बेडरूम का साइज़ क्या है, डोर के साइज़ क्या है, डोर की डायरेक्शंस क्या है, डोर की ओपनिंग क्या है, फर्नीचर्स कहाँ पर किस डायरेक्शन में कैसे होने चाहिए, बेडरूम आपने डिज़ाइन करा है किसके बेसिस पे करा है, कहाँ पर रियर सेटबैक है, सेटबैक हमारा कितना होना चाहिए, फ्रंट लॉन कितना होना चाहिए, पोर्च हम कितना दे सकते हैं,
एवरीथिंग, छोटी से छोटी डिटेल भी हमारी स्टैंडर्ड एंड रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। बेडरूम के साइजेस क्या होते हैं? 10 बाई 10, 10 बाई 11, 11 बाई 11, 12 बाई 12। किसी से पूछो कि स्टोर रूम के साइजेस क्या होते हैं, उसको शुरू स्टैंडर्ड सा 6 बाई 6 से स्टार्ट करते हैं, 7 बाई 7, 8 बाई 8 तक। बाकी तो सारी रिक्वायरमेंट पे होता है, चाहो तो आप 500 बाई 500 का भी दे दो। लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। श्वेता, प्रीति को पता होगा 110%। पहले हम श्वेता आपसे स्टार्ट करेंगे। हमारे ये जो साइजेस हैं, रूम के जो साइजेस हैं हमारे, बेडरूम, किचन, वॉशरूम, सेटबैक एरिया, प्रोजेक्शन लाइन, वरांडा, पोर्च, इन सबको हम किसके बेसिस पे लेते हैं? रिक्वायरमेंट की बेसिस पे लेते हैं, स्टैंडर्ड के बेसिस पे फॉलो करते हैं, किसके बेसिस पे? मतलब सर साइज। साइज। एग्जाम्पल, मैंने आपको प्लानिंग करने के लिए एक एरिया दिया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बेडरूम का साइज हमें कितना लेना है? देखो प्लॉट साइज से भी मैं डिसाइड करूंगी कि कितना बड़ा प्लॉट है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, सकते हैं। 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है, 1600 स्क्वायर फीट। जी। अब बताइए। सर ये मतलब मैं ना से स्क्वायर फीट में जैसे फीट में ऐसे बताइए ना कितने बाई कितने का ये होगा। मैं क्लाइंट हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे एक बेडरूम चाहिए, आप कितने का दोगे? चलिए प्रैक्टिकली आ जाते हैं। सर जैसे मैं जनरली हम लोग 12 फीट कोशिश करते हैं, कम से कम 12 फीट का हो। जैसे ज़्यादा स्पेस है तो 12 बाई 14 का। उन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी देखते हैं कि उनको कितने रूम्स चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, स्टोर रूम चाहिए, वॉश एरिया चाहिए, जो ठीक है। भी है, जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, क्लाइंट का भी देख के, स्टैंडर्ड को भी देख के, और जो एरिया है उसको भी देख ठीक के है। मतलब प्लान कर। समझ गया, स्टैंडर्ड और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। श्वेता, प्रीति आप बताइए। सब वही जैसे श्वेता ने बताया, सब वही मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सब पहले देखेंगे। एरिया जैसे आपने बताया 1600 स्क्वायर फीट का, तो उसका 80 बाई 8 मतलब हो गया लगभग 1600 स्क्वायर फीट सर आपने बोला। तो सर उसमें प्लॉट एरिया उसमें देखेंगे सर कितने बेडरूम्स मतलब हम दे सकते हैं, और मतलब बेसिकली सर हम बोल सकते हैं क्लाइंट मतलब कितना बड़ा रूम चाहिए, कितने बेडरूम्स चाहिए, तो उस हिसाब से जो एरिया निकलेगा तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बेडरूम का। जहाँ पे सर 12 बाई 10, 15 बाई 10 के भी सब बेडरूम्स होते हैं, 12 बाई के भी होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, मिल गया आंसर मुझे। ओके, हाँ, तो सर 12 बाई 10 और 12 बाई 15 स्टैंडर्ड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, यस सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कहा आप लोगों ने। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन और करूँगा बस मैं। ये 12 बाई 10 और 12 बाई 15 क्या है? 12 बाई रूम का मतलब एरिया टोटल एरिया है, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, मतलब किस बुक में है? भाई मैं तो स्टैंडर्ड हम लोगों को पढ़ाया गया थे सवाई कॉलेज में, वही है सर। देखिए, मैं तो बिल्कुल फैक्ट पे काम करता हूँ, मैं तो सुने बातों को बिलीव ही नहीं करता। यस सर। आपने कहा, टीचर ने कहा 12 बाई 10, 12 बाई 15, आखिर ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? मैं ये जानना चाहता हूँ, किस बुक का है? ऐसे मैं आपसे बोल देता हूँ। बुक का तो सच नहीं है ये, सर बुक का तो नहीं बोलेंगे सर ये तो। फिर अपने मन से बना लिया? नहीं सर अपने मन से भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना स्क्वायर में अच्छे से प्लानिंग नहीं हो पाती, फर्नीचर लेआउट नहीं हो पाता ना, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। चलिए, आपने एक और थ्योरी आज मुझे बता दी, बहुत वेरी गुड। मैं अक्सर प्लान करते हुए सोचती हूँ तो वैसे 12 बाई 14, 10 बाई 12 और स्पेस भी ज्यादा है तो और मतलब बड़ा रूम, मैं अकॉर्डिंगली ऐसे प्लान करती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, नए नए आंसर मिले मुझे। वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो
ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है हर एक प्रोफेशनल, हर एक बच्चे के साथ होता है। हमारी बात कुछ हद तक ठीक है, हमने डिसाइड करा है कि 12x12 का मुझे एक रूम देना है, 12x12 एक स्टैंडर्ड हो गया। मेरे टीचर ने जो मुझे एक्सप्लेन करा वो मैंने उसको सच मान लिया, वो फैक्ट है, टीचर ने कहा है सच है। टीचर से पूछोगे तो उसके टीचर ने बोला है, उसके टीचर ने बोला है, लेकिन मेरा ये जानना है आखिर ये साइजेस कहाँ से आए हैं, आखिर कहीं से तो आए होंगे। एक आर्किटेक्ट काम करता है, दैट मीन्स कि वो हर एक चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे करता है। आप किसी ड्राइंग को पास करवाओगे कहीं से भी तो ऐसे पास नहीं होती है। हर एक चीज़ आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और प्लानिंग से लेके आपकी जितनी भी सेटबैक्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट, आपके खुद के डिज़ाइन करे वो साइज़ नहीं होनी चाहिए। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, ये बात फैक्ट है। आज वही चीज़ डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर में 5 साल जब बच्चा सीखता है तो उसको टाउन प्लानिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाता है। गवर्नमेंट की एक बुक होती है जिसे कहा जाता है क्या, बिल्डिंग बाय लॉज, बिल्डिंग्स के कानून, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनके स्टैंडर्ड। पीडब्ल्यूडी सभी को पता है, एलएनटी सभी को पता है। पीडब्ल्यूडी में क्या होता है, सारे वर्क किसके बेसिस पे, गवर्नमेंट के थंब रूल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होते हैं। आर्किटेक्ट जितनी भी ड्राइंग्स बनाता है सारी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। आप एक चीज़ इधर से उधर नहीं कर सकते। बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, हर कोई जो चाह रहा है वैसा डिज़ाइन करता चला जा रहा है। जैसे कि लोगों ने समझा दिया 10x10, 8x8। अब ये होता क्या है, पॉइंट पे आते हैं। बिल्डिंग बाय लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो टूल्स, बुक्स या स्टैंडर्ड या थंब रूल हमारी प्लानिंग के लिए, हमारी वर्किंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब होता है बिल्डिंग बाय लॉ, इसके बारे में समझो। बिल्डिंग बाय लॉ serve as essential legal instruments employed to govern and control various aspects of construction, including parameters such as building coverage, height, the extent of construction, and architectural design. In addition to these primary functions, building by law encompass a broader set of responsibilities such as promoting safety, ensuring environmental standards, facilitating urban plannings. बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ और डिटेल में अगर हम जाते हैं, एक वर्ड होता है TCPO, द टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड द मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ कब 2016, डिजाइन टू रेगुलेट कंस्ट्रक्शन activities for urban local bodies and state governments and urban authorities. So these updated bylaw represent an enhanced version of the model building bylaw 2004. क्यों और कब से? The origin of this regulatory framework can be traced back to 2003 when the Ministry of Urban Development initiated its development following the devastating 2001 बुर्ज अर्थक्वेक के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। The model building bylaw takes into account various critical aspects including structural integrity, rainwater harvesting, wastewater management, solar heating, fire resistance and construction methods and more. उन्होंने बोला अब हर एक चीज़ आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, हर एक के थंब रूल होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए थंब रूल? उन्होंने कुछ की एस्पेक्ट्स, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए लोगों को। नंबर 1, सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होता है। सेटबैक या बिल्डिंग लाइन का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बाय लॉ डिकेट, आप जो ड्राइंग बना सकते हो आप उसी को बनाइए। आपके पास राइट नहीं है कि आप उसको पास कर सकते हैं। आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप ऐसे मल्टी स्टोरी डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप उनको पास करवा सकते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत गलत हो गया है काम। इन्होंने मुझे बोला है हर एक चीज़ को अपने पॉइंट्स में, अपनी ड्राइंग्स में मेंशन करना है। सेटबैक आप नहीं दे सकते, सेटबैक के स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे कितने कितने एरिया पे कितना कितना सेटबैक आप छोड़ सकते हो अपनी ड्राइंग में ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज के। हाइट ऑफ बिल्डिंग
के बेसिस पे कितना सेटबैक आप ले सकते हो। यहाँ तक उन्होंने ये भी बताया है कि रूम साइजेस अगर आपको डिसाइड करने हैं तो हम आपको गाइड कर रहे हैं कि रूम साइजेस आप क्या लेंगे। रूम साइजेस, ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एक साहब से पूछा था मैंने, प्रोफेशनल से, इंटीरियर डिज़ाइनर से, मैंने उससे पूछा था कि डाइनिंग के साथ किचन क्यों अटैच होता है। तो उन्होंने कहा कि वास्तु पे। मैंने कहा वास्तु में ये चीज़ इंक्लूड है ही नहीं कि डाइनिंग के साथ किचन अटैच हो। तो उन्होंने बोला कि वास्तु डाइनिंग के साथ किचन अगर अटैच होता है तो खाना जाने में और खाना लाने में दिक्कत नहीं होती है, खाना इजीली आ जाता है, खाना इजीली चला जाता है। ये आंसर सुन के मैं चुपचाप बैठ गया, फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन नहीं करा। प्रोफेशनल 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मार्केट में। ये चीज़ें हमें कहाँ मिली हैं? ड्राइंग रूम शुड बी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बिल्डिंग एंड शुड बी कनेक्टेड टू द फ्रंट वरांडा एंड डाइनिंग प्लेस. It should be well lighted and ventilated. And standard size of drawing room. अब उन्होंने बोला है the standard size of drawing room we can use under 14 to 16 feet and 18 to 24 feet. इसके अंडर आप फॉलो कर सकते हो. ये है 110% आपके पास प्रूफ बेस. Bedroom should be so located that they are well ventilated and at the same time provide privacy की बेसिस पे उसको रखा जाता है. कहाँ पर? And generally they should be located on the side of the building so that at least one wall exposed for good ventilations and lighting. So standard size of bedroom 10 to 12, 14 to 16. ठीक है? 2 kilometer radius. The area covering the property is highlighted with hatching line. जैसे कि अभी हमने क्या देखा था साइड प्लान के अंदर. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और किसके बेसिस पे लेते हैं. आज एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो डायरेक्शंस हैं, बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, डाइनिंग कहाँ पर होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ पर होना चाहिए, लॉन क्यों छोड़ा जाता है, सेटबैक क्यों छोड़ते हैं, यह समझ में आ गया होगा एक्चुअल कहाँ से लिया गया है. दूसरा पॉइंट, हम एक प्रोफेशनल्स हैं. सिंपल, अगर कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम ना तो कह नहीं सकते. तो वहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स और हैं. जैसे कि क्या, किसी क्लाइंट ने कहा है आपको मेरी प्लानिंग करनी है कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु. दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है, आप लोग एक बात बताइए मैम कि मेरा जो प्लॉट है वो साउथ फेसिंग पे है, तो क्या बेस्ट रहेगा उस प्लॉट में? मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बिजनेस करूँ या मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करवाऊँ रहने के लिए, मैं क्या बेस्ट रहेगा? आपसे एडवाइस ले सकता है. या वो आपसे पूछ सकता है कि मैं एक प्लॉट खरीदने वाला हूँ जिसकी फेसिंग है नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे बताइए बेस्ट है या नहीं है, मेरे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा. आप एडवाइस भी दे सकते हो. आपको एडवाइस देना पड़ेगा. तो आप कब दोगे? जब आपको चीज़ें पता होंगी. नहीं पता होंगी तो फिर आप क्या दोगे एडवाइस? ये दोनों का काम है. एक इंटीरियर डिज़ाइनर का भी काम है, एक आर्किटेक्ट का भी काम है. क्योंकि वास्तु सिर्फ पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए नहीं होती है, सारी फील्ड के लिए होती है. ठीक है? वास्तु को 2 पार्ट में कैटेगराइज करा गया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर. एक्सटीरियर का मतलब ओवरऑल जो फ्रंट पार्ट होता है उसके बारे में. क्या क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं. पहले तो समझ लो वास्तु होता क्या है. वास्तु पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. वास्तु के बारे में पढ़ते हैं. वास्तु शास्त्र इज द संस्कृत वर्ड विच लिटरली मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर. वास्तु शास्त्र इज वन ऑफ द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस. वास्तु शास्त्र टेल अस हाउ टू प्लान द बिल्डिंग ऑफ आवर हाउस so that positive energy is distributed in our life. वास्तु के बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज 100% होती हैं, 110% होती हैं. उसी के बेसिस पे हमको इसको फॉलो करना है. सो द पॉजिटिव एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ. वास्तु इनिशियली स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, सभी को पता है, बट लेटर इज स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, हाउस, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड फर्नीचर्स. एवरीवेयर, कहीं भी देख लो, छोटे से छोटे इंटीरियर से छोटे से छोटे कंस्ट्रक्शन से लेके आप विलास तक चले जाओ, आपको वास्तु मिलेगा. दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन इंडियन कंस्ट्रक्शन सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड
continues to be used in modern architecture. House is not just a house but it is sign of human entity. वास्तुशास्त्र depend on different energies. किस पे डिपेंड करता है? Which are generated from the environment like sun, cosmic energy, light energy and wind energy. If a house is built according to this principle, then all kind of happiness comes in the lives of the residents living in that house. बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वास्तु, बहुत बड़ा. जितना डिटेल में जाओगे उतना कम है, इतना बताऊंगा. लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी फील्ड पर्टिकुलर वास्तुशास्त्र की नहीं है. ठीक है, ये भी याद रखना. उतना जाओ जितना यूज़ में हो, जितना फील्ड में यूज़ करना हो. अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशन दी हैं. इन्होंने बहुत सारी कंडीशन दी है. नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारे पास प्लॉट है तो उसकी कंडीशन, साउथ ईस्ट में अगर हमारे पास है तो उसकी कंडीशन, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में गुड फॉर बिजनेसमैन विद इज क्वालिटी टू इम्प्रूव. उनके अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दिए हुए हैं. कॉलम्स को कैसे मेंशन करते हैं, कॉलम्स का प्लेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन बताएगा हमें? है कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर? नहीं सर. श्वेता, कॉलम का मतलब ये साइज तो जैसे इतने बाय इतना कॉलम होता है तो कितने बार्स लगते हैं, कितना उसमें वो आयरन रॉड जो सरिया पड़ती है, इतना थोड़ा बहुत बस रफली आइडिया है. समझ सकता हूँ. श्वेता को पता होगा 100%. श्वेता आप बताइए. नहीं सर, मुझे तो ऐसे कंस्ट्रक्शन का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे मतलब जैसा मैं आपको सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि लोड इतना आएगा उसके हिसाब से सब कुछ प्लान होता होगा. बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत बढ़िया सोचा, वेरी गुड. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे लोड कैलकुलेशंस के ऊपर. लोड कैलकुलेशंस करना हमारा काम नहीं है. लोड कैलकुलेशंस के लिए आपको स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर पे कमांड आना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड को पता होना चाहिए. यहाँ पर कुछ थंब रूल है. IS इंडियन स्टैंडर्ड्स. एक नाम और होता है, कभी शायद पढ़ा हो स्टडी में, ANSI. किसी को कोई आइडिया फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? ANSI ISO इंडियन स्टैंडर्ड्स, ANSI अमेरिकन स्टैंडर्ड्स. ये कोड होते हैं. ये वो कोड होते हैं जिनकी बेसिस पे पूरी स्ट्रक्चर की कैलकुलेशंस करी जाती है. अर्थक्वेक, सेस्मिक, लोड कैलकुलेशन, SFT, BMP डायग्राम्स, शेयर फोर्सेस. मुझे नहीं पता. एग्जाम्पल, मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्या करूँ? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, कुछ स्टैंडर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे मेंशन कर सकते हैं, आप घबराइए मत. उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास G+0 है, मतलब आप 1 स्टोरी डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप 9 इंचेस की वॉल ले रहे हो तो आप फुटिंग वहाँ पर 3.5 की लेके चल सकते हो. और यहाँ तक आप वहाँ पर रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हो? CC का मतलब सेंटर टू सेंटर. FE स्टील ग्रेड 415 यूज़ होता था, उससे पहले 315, 415, 500 आ गया. FE 500 ग्रेड M20, जिसमें आप कॉलम फॉलो करोगे 9x9 का. इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. G+1 1 स्टोरी, G+0 कॉलम 9x9. हम आगे बढ़े. 2 स्टोरी, G+1 9 इंचेस की वॉल. मुझे नहीं पता, बट स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप 9x12 100% दे सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न. आगे बढ़े आप. 3 स्टोरी मतलब G+2. G को छोड़ा, 1 2 को ऐड करा, तो G+2 मतलब 3 स्टोरी, 9x9 की वॉल. कॉलम का साइज 12x12, 12x12. और आगे बढ़े. 4 स्टोरी मतलब G+3. कॉलम का साइज कितना? 12x16. 5 स्टोरी G+4, 12x18. अब मैंने क्या करा, यहाँ पर हमने कॉलम्स की पोजीशन बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दी. अगर ये कोई फ्रेशर्स करेगा, कोई बिगनर करेगा, तो वो कैसे करेगा?
एक कॉलम हम यहाँ पर दे देते हैं, एक यहाँ पर दे देते हैं, 4 कॉलम हो गए। मेरे ख्याल से अब लोड बराबर आएगा। एक कॉलम हम यहाँ पे भी दे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग जो करते हैं। ठीक है, अब सही है। 1 2 3 4 कॉलम है, लोड बराबर बराबर आ जाएगा। चलो इसको भी कॉपी कर ही लेता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, क्लाइंट का पैसा है, एक कॉलम यहाँ दे देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अपने मन से उसको जहाँ अच्छा लगा उसने कॉलम्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है काम करने का तरीका लोगों का, इस तरह। लेकिन मैं अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर कॉलम्स को सिर्फ मेंशन करा है एक स्टैंडर्ड लोड के बेसिस पे जितना आना चाहिए। मेरे लिए क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है मुझे वो भी देखना है। हमारे 2 कॉलम अगर वहाँ पर एक्सटेंड होंगे दैट मीन्स कि फ़र्क पड़ेगा, हमारे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। इतना इजी नहीं है कि 4 इन्फोर्समेंट आपने बढ़ा दी, उसमें रिंग भी आप लगाओगे, है ना, तो कॉस्ट पे आएगा इफेक्ट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 2 कॉलम, यहाँ पर 3 कॉलम। अब ये भी पता होना चाहिए कॉलम को मेंशन करने का तरीका क्या होता है। जब भी कॉलम को मेंशन करा जाता है तो आप एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम मिनिमम इज 3 मीटर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 5 मीटर। आप अगर थोड़ा सा सिविल इंजीनियर होते बीटेक, लेकिन मैं इतना 100% कह सकता हूँ कि बीआर्क में ये चीज़ है। अब आई डोंट नो कि आपने पढ़ी नहीं पढ़ी प्रीति, बट बीआर्क में लोड कैलकुलेशंस का एक सब्जेक्ट 3rd ईयर में या 4th ईयर में है। कॉलम की स्पेसिंग, कॉलम में अगर हमने बहुत ज़्यादा गैप दे दिया 20 फीट का, तो जो गैप हमारा कॉलम्स में आता है तो क्या होगा पता है, उसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। मतलब कि क्या हुआ, फोर्स हमारा कहाँ से बैंड हो रहा है, कहाँ से टूटेगा, ब्रेक होगा, इस पॉइंट से। इसीलिए बोला गया है कि इनका स्टैंडर्ड 3 to 5 मीटर। मतलब अगर स्पैन हमारा ज़्यादा है तो स्पैन को हम क्या करेंगे, मेंटेन करने के लिए एक कॉलम और देंगे। तो अब हमारा लोड क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है बस, आप आराम से काम कर सकते हो। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर नोटिस करा, 1 2 3। हम चाहें एक कॉलम यहाँ पर दे सकते हैं, गलत नहीं है, बट कॉस्ट को देखते हुए मैंने वहाँ पर मेंशन नहीं करा। हम यहाँ पे भी एक कॉलम दे सकते थे बट नहीं मेंशन करा। 3 मैंने क्या करा था, 3 कॉलम 4 एंड 3 बस। तो ये बहुत केयरफुली आपको चीज़ों को देना है। आपको नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है, आप छोड़ दो। आप अपने ड्राइंग किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से काम करवा के उसको पास करवा लो। रिस्क मत लीजिए, 100% रिस्क मत लीजिए स्ट्रक्चर पे। आपको नहीं पता स्लैब की स्ट्रक्चर की कैसी करनी है, आपको नहीं पता स्टेयर की रेनफोर्समेंट कैसी देनी है, बीम की रेनफोर्समेंट कैसी देनी है, टाई बार मेन बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बार क्या होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। आप मत करिए स्ट्रक्चर पे काम। आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से ड्राइंग बनवाइए, उससे पास करवाइए। क्यों, आप सेफ हो गए। इन फ्यूचर अगर स्ट्रक्चर में कोई भी फॉल्ट होता है तो आपके ऊपर बात नहीं आएगी। जिस स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग बनाई है ये वो फेस करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो टास्क क्या होगा हमारा, इस पे आते हैं। मैं एक बार और दोबारा से एक टास्क दूंगा आप लोगों को देता हूँ, और उम्मीद है कि इस बार आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप लोग हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन करके देंगे। ग्राउंड फर्स्ट, लेकिन डिटेल ड्राइंग चाहिए मुझे दोनों लोगों की, बेस्ट। देख के मैं कहूँ कि बढ़िया, वेरी गुड, प्रोफेशनल ड्राइंग। हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। ग्राउंड प्लस फर्स्ट। दूसरा टास्क, कल आप लोग कंप्लीट वास्तु के नोट्स बनाएंगे, उनकी स्टडी करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर कैसे होता है। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर लूँ इंटीरियर में क्रॉस, तो वास्तु आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है।
कहाँ पर कैसे हो क्या होगा, साउथ फेसिंग प्लॉट की कहाँ पर कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग सब कुछ आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आप उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। और ड्राइंग आप लोग बना के सबमिट करेंगे ताकि मैं उसको क्लास में एज ए रिव्यू मैं निकालूँ। एनी क्वेश्चन? सर ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाना है, इसका साइज क्या होगा? मतलब कोई भी कुछ भी ले सकते कुछ भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। जी। और सर आपने ऐसे स्टार्टिंग में बोला था कि डाइनिंग, मतलब मेरा भी यही मैं लॉजिक लगाती हूँ कि किचन के पास डाइनिंग इसीलिए होगा क्योंकि वो कन्वीनियंट होगा कि हम खाना बनाएं और जैसे उसको खाना परोसना है, वो बहुत पास अभी- होगा। अभी हम- मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। लेकिन अभी हमने एक्सप्लेन करा था ना कि ये सारे पॉइंट कहाँ मिलते हैं हमें। बिल्डिंग बाय लॉ। यस। लेकिन इसका क्या लॉजिक हो सकता है दूसरा, मतलब हर एक चीज़ को कन्वीनियंटली उन्होंने डिज़ाइन करा है कि आप पर यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप एक बात सोचिए, ठीक, मैं बिल्डिंग बाय लॉज को छोड़ देता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमें बेडरूम को फ्रंट में और ड्राइंग रूम को बैक में रखना चाहिए? नहीं, करेक्ट। कुछ सेंस, कुछ लॉजिक है ना। बस वही लॉजिक, वही रूल बिल्डिंग बाय लॉ ने अप्लाइड कर दिए यहाँ पर कि बेडरूम एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल प्राइवेसी का है हमारा, उसको बिल्कुल सेपरेट करना है। क्यों? सो दैट वी कैन यूज अ वन वॉल फॉर वेंटिलेशंस। हर एक चीज़ को डिज़ाइन करी गई है किसके बेसिस पे, कहाँ पर कौन सा वेंटिलेशन देना है और कैसे क्या वेंटिलेशंस आएगा। समझ में आई? एक बार पहले बिल्डिंग बाय लॉज को आप लोग स्टडी करना अच्छे से, वास्तु को स्टडी करना, फिर समझ में आएगा कि कैसे काम होगा। आगे हम जब काम कराएंगे प्लानिंग पे, प्रोजेक्ट पे, तब थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आएंगी। अभी नहीं, अभी सिर्फ जो चीज़ मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ उसको फॉलो करो, जो टास्क दे रहा हूँ उस पर काम करो। बाकी भी जब काम करवाऊँगा तो और चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होंगी कि हमें कैसे वर्क करना पड़ेगा। बाकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों लोग डिज़ाइन करके कैट फाइल को शेयर करना, मैं देखता हूँ। कैट फाइल ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ। ठीक है, चलो बाकी किसी नोट्स वगैरह मैं सभी लोगों को शेयर करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को देता हूँ। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड।